हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हमारे ग्लोब पर, हमारे पृथ्वी पर जो बहुत सारे इमेजिनरी लाइन, जो काल्पनिक रेखा है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि एक स्टूडेंट्स का डिमांड था, तो जैसा कि आप देखते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, वो स्फेरिकल है और ध्रुव पर, मतलब दोनों पोल पर चिपटा है। ये आप सब जानते होंगे। जो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी की जो है वो दो गति होती है, एक रोटेशन जो अपने एक्सिस पर वो घूमती है, और दूसरा जो रोटेशन है, जो उसकी गति या मोशन है, उसको रोटेशन बोलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोटेशन, जो पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर, जो ध्रुव पर घूमती है, उसके कारण से दिन और रात होते हैं। और ये जो इसकी जो स्पीड होती है वो 1,07,278 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। और जो इसके कारण से दिन और रात होता है, कहीं दिन है कहीं रात है। और जो पृथ्वी अपने, जैसा कि सूरज नहीं घूमता है। पहले के ज़माने में लोग ये समझते थे कि सूरज घूम रहा है और पृथ्वी स्टैटिक है, लेकिन सूरज एक तारा है और इसके सारे ग्रह उसके चारों तरफ घूमते हैं, और पृथ्वी भी एक सूरज का ग्रह है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो जो रिवॉल्यूशन है, जो सूरज के चारों ओर जो चक्कर जो पृथ्वी काटती है, उसका जो रफ्तार है वो है 1675 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके कारण से, चारों तरफ से घूमने के कारण से, जो हमारा जो रिवॉल्यूशन है, इसके कारण से सीजनल चेंज होते हैं। कभी आप देखते होंगे विंटर होता है, कभी गर्मी होता है, कभी ऑटम्न होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, जिसको कि रिवॉल्यूशन अंग्रेजी में बोलते हैं। अब हम चलते हैं। अच्छा, इसमें जो 2-3 पॉइंट है जो आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, वो है कि जो अभी हम बताएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब अक्षांश पर स्थित है। इसका बहुत महत्व है, तो उसके बारे में अभी बताने जा रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध में, उसको बोलते हैं समर सोल्स्टिस। उस दिन जो है वो दिन और रात, ये आप देखेंगे कि 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस होता है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा पर होता है। तो 21 जून को आपको याद रखना है, और 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस के बारे में याद रखना है। इसके अलावा 21 मार्च और 23 मार्च को दोनों हेमिस्फीयर पर, दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं मतलब दोनों गोलार्ध में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो ये इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, EQUINOX, इक्विनॉक्स। इसका टाइम जो है वो 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों पीरियड में, दोनों दिन उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी दिन और रात समान होते हैं। 21 जून और 22 दिसंबर जो हमने बताया, जिसको कि समर सोल्स्टिस उत्तरी गोलार्ध में बोलते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा पर। तो इसका मतलब क्या होता है, उस दिन सूरज जो है वो सीधे ओवरहेड होता है, मतलब उस दिन आपको छाया नहीं बनेगा। तो ये शैडो का निर्माण नहीं होता है, ओवरहेड होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद में अब चलते हैं इक्वेटर।
तो इक्वेटर जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, और यदि आप इस ग्लोब को भी लें तो इसमें आप देखेंगे ये जो बीच की जो रेखा है यही विषुवत रेखा है। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं हिंदी में, और ये लाइन जो है वो पूरी तरह से भूमध्य रेखा है जो पूरे ग्लोब को आधे हिस्से में बांटती है। और इसका जो लैटीट्यूड है मतलब अक्षांश है वो 0 डिग्री है। तो इसी के आधार पर हम उत्तर साइड के गोलार्ध को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिणी साइड के गोलार्ध को, इस साइड के इस हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। हमारा हिंदुस्तान जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, जैसा कि आपको नक्शा से आपको इस ग्लोब के से समझ में आता है कि हमारे हिंदुस्तान का जो पोजीशन है वो यहाँ है। मतलब विषुवत रेखा वो पूरे ग्लोब को आधे हिस्से में बांटती है, और जो अक्षांश है वो 0 डिग्री अक्षांश है इसका। इस तरह से उत्तरी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं, और दोनों जिसको कि पैरेलल बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया है और अभी बताऊंगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो विषुवत रेखा है, उसके बाद में इसके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर एरिया है, जिसको कि डोल्ड्रम कहते हैं, DOLDRUM। यहाँ पर हवा का दबाव एकदम ही नहीं होता, हवा चलती नहीं है। तो इसके बारे में भी हम बताएंगे, जो इसका महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको कि 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, दैट इज कॉल्ड डोल्ड्रम। अब इसकी क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम आगे बताएंगे। इसके ठीक नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री नॉर्थ जो है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा। और विषुवत रेखा के ठीक दक्षिणी हिस्से में 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं मकर रेखा, या अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तो 2 महत्वपूर्ण रेखा है। इसके अलावा मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ में और 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ में जो अक्षांश रेखाएं हैं उसको बोलते हैं हॉर्स लैटीट्यूड। ये भी बहुत जबरदस्त दबाव मतलब हाई प्रेशर बेल्ट है। और इसके बाद जो 60 से 65 डिग्री जो ये आप एरिया नॉर्थ में देख रहे हैं, ये भी बहुत जबरदस्त हाई प्रेशर बेल्ट है। तो कहने का आशय ये है कि अब हमेशा अक्सर आप देखते होंगे कि ट्रॉपिकल वर्ड आप किताबों में पढ़ते होंगे कि ट्रॉपिकल क्या होता है। तो आप देखेंगे कि ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है वो कहाँ पाया जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ये याद रखने की चीज है, क्योंकि अक्सर आप जब भी आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड आएगा। उसके बाद में एक और वर्ड आता है, उसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, माने समशीतोष्ण कटिबंध। तो ये 23.5 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक का जो एरिया होता है, 60 से 65 डिग्री का जो एरिया होता है, उसको साउथ में भी और नॉर्थ में भी इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। अब इसके बाद में जो 65 डिग्री, जैसे कि हमने दिखाया आपको 60-65 डिग्री से आगे, और ये 90 डिग्री तक पहुंचा है, तो ये जो होता है वो कोल्ड जोन बोलते हैं उसको, कोल्ड जोन मतलब ठंडा इलाका। और इसी तरह से दक्षिण में भी जो 60-65 डिग्री से साउथ में और पोलर एरिया तक, जैसे कि आपको मालूम है कि नॉर्थ में पोल के पास में आर्कटिक ओशन पाया जाता है और साउथ में एंटार्क्टिका पाया जाता है। यहाँ भी जो पोल के पास में, साउथ पोल में और नॉर्थ पोल दोनों जो है हाई प्रेशर का इलाका है, और इसी कारण से नॉर्थ पोल इलाके में और साउथ पोल इलाके में पोलर ईस्टर्लीज
स्टरलाइज बोल सकते हैं आप। पूर्वी हवा, ठंड हवा बहती है जो बहुत सूखी होती है, ड्राई होती है, लेकिन उसमें कोल्डनेस बहुत ज़्यादा होता है और ये 90 डिग्री तक डेविएट हो जाती है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। क्यों? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसके बाद में जो 60 डिग्री से जो 65 डिग्री का जो इलाका है, ये भी बहुत हाई प्रेशर का इलाका है और इसी तरह से साउथ में भी 60 डिग्री से 65 डिग्री का इलाका जो है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर का इलाका है। इसी तरह से 30 डिग्री से 35 डिग्री का जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर का इलाका है, जिसको कि हमने हॉर्स लैटिट्यूड कहा। और यहाँ पर भी हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से आप देखेंगे कि ये ट्रेड विंड का निर्माण होता है। और ये ट्रेड विंड जो है वो विषुवत रेखा की तरफ जाती है, जो मैंने अभी चिन्हित किया है। ये आप देखें, ये विषुवत रेखा की तरफ, जो विषुवत रेखा हमारा ये सेंटर है, ये विषुवत रेखा है, मोटी लाइन इस मोटी लाइन के तरफ माने भूमध्य रेखा की तरफ जाती है, हवा जाती है, जिसको कि ट्रेड विंड कहते हैं। और इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में होता है। और यहाँ भी जो है हवा, विंड का डायरेक्शन विषुवत रेखा की तरफ होता है, क्योंकि जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का इलाका जो है वो लो प्रेशर बेल्ट है। और इसके कारण से आप जानते हैं कि हवा, जो हाई प्रेशर का जो इलाका होगा वो लो प्रेशर की तरफ जाएगा, ये बट नेचुरल है। तो इसी कारण से दोनों गोलार्ध में ट्रेड विंड का निर्माण होता है। और इसी तरह से जो वेस्टरलाइज है वो पश्चिम की तरफ, पश्चिमी हवा है जो 35 से 35 डिग्री के बीच में यहाँ प्रेशर से वो सीधे पोल की तरफ जाती है, पोल की तरफ बहती है, और उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो ये तो मैंने उस दिन आपको पूरे डिटेल में व्याख्या किया कि विंड का जो हवा है वो लोकल भी बहुत सारे हवा हैं। जैसे अपने हिंदुस्तान में काली आंधी हवा है, अमेरिका में इसको चिनूक बोलते हैं, कहीं पर यूरोप में एक हवा का नाम है उसका विंड कहते हैं। देयर आर ऑल लोकल विंड्स। सहारा में भी लोकल हवा बहती है, रेगिस्तान में। वो लोकल विंड्स को, वो उसकी वेरिएंट जो है ना वो कम से कम सैकड़ों हैं। उसमें से महत्वपूर्ण जो विंड हैं, जो हवा हैं, जो लोकल विंड है, उसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। लेकिन जो 3 जो इंपॉर्टेंट जो विंड हैं, जो हवा है, वो है ट्रेड विंड, दूसरा वेस्टरलाइज और तीसरा पोलर ईस्टरलाइज। और मैंने आपको उस दिन पूर्व के वीडियो में बताया था कि कोरियोलिस इफेक्ट के कारण से चूंकि पृथ्वी घूमती है, तो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण से जो हवा जो पोल से जो सीधे इधर आना चाहिए था, मतलब सीधे बहना चाहिए था, वो ना बह करके डिफ्लेक्ट होती है। और डिफ्लेक्ट क्या होती है? जो उत्तरी गोलार्ध में वो पूरब की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, और पश्चिमी गोलार्ध में वो, माने दक्षिणी गोलार्ध में वो पश्चिम की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। ये चीज़ भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हम ज़्यादा प्रेशर इस पर आपको दे रहे हैं कि आप समझ जाइए। अब हम चलते हैं कि लैटिट्यूड माने अक्षांश क्या होता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अक्षांश जो है, जैसे विषुवत रेखा है वो सबसे बड़ा अक्षांश रेखा है और उसका जो डिग्री है वो 0 डिग्री है। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में 90 पैरेलल लाइन चले हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 पैरेलल लाइन चले हैं। दोनों पैरेलल माने अक्षांश रेखा जो समानांतर में चलती है उसको पैरेलल बोलते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं। जैसे इस तरह से चलती है, इसको हटा देते हैं। अच्छा, इसमें जाने से पहले मैं 2-3 चीज़ों के बारे में और बता देना चाहता हूँ। जो विषुवत रेखा है, चूंकि यहाँ पर हवा का दबाव कम रहता है, सालों भर बारिश होती है और कभी कभी आंधी तूफान भी बहुत ज़बरदस्त होता है, साइक्लोन होता है। यहाँ पर जो वनस्पति पाए जाते हैं वो टोटल एवरग्रीन वनस्पति पाए जाते हैं। तो उसके पूर्व के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में। जो
हॉर्स लैटिट्यूड है, जो 30 से 35 डिग्री का जो एरिया है, अक्षांश का एरिया है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, वो भी बहुत हाई प्रेशर बेल्ट है। वहाँ भी हवा बहती नहीं है, और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वहाँ पर जो नाविक जब चलते थे समुद्र में तो उन्हें गति नहीं मिलती थी, और इसलिए समुद्र को हल्का करने के लिए वो अपने साथ लाए हुए घोड़े या दूसरे एनिमल या साजो सामान वो सब फेंक देते थे समुद्र में ताकि जहाज हल्का हो जाए। दैट इज द थ्योरी। और कर्क रेखा के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में कुल 8 राज्यों से ये गुजरती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे यहाँ पर जो विदिशा है, जैसे आप विदिशा जाएंगे उससे 10 किलोमीटर पहले आपको कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से जाती है। और इसके बाद झारखंड, और इसके बाद में वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सारे राज्य, कुल 8 राज्य आते हैं। तो इन राज्यों के बारे में आप देख लीजिएगा, ये अधिकांश तो मैंने आपको बता दिया, एक आध छूट सकता है। तो ये कुल इतने मैंने हमारे हिंदुस्तान के बीचों बीच गुजरती है। और इसका इफेक्ट क्या हुआ, ये कर्क रेखा के हमारे हिंदुस्तान के बीचों बीच गुजरने के कारण ये हुआ है कि होना तो ये चाहिए, अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से चलेंगे तो हमने आपको कहा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये जो बीच का जो बेल्ट है वो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, और ये गर्म एरिया होता है क्योंकि विषुवत रेखा के पास में सूर्य जो है सीधे वर्टिकल पड़ता है, सीधे ऊपर ओवरहेड होता है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि विषुवत रेखा और उसके आसपास के इलाके में दिन में 12-2 बजे तक बहुत भारी ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है, और उसके बाद में 2 बजे के बाद में बारिश होने लगती है, और बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन। तो जो पानी जो इवेपोरेट हुआ और ऊपर जब गया, ऊपर होने के बाद में कंडेंसेशन होता है, मैंने ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद में क्या होता है, बारिश होता है। और आपको जैसे मालूम है कि हम लोग कहाँ रहते हैं, ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं। उसके बाद का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। ट्रोपोस्फीयर की क्या विशेषता होती है कि ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं त्यों त्यों जो है टेम्परेचर घटता है, और इसके कारण से कंडेंसेशन की क्रिया होती है। क्योंकि जब पानी हीट होकर के, गर्म होकर के जब ऊपर वाष्प बन करके ऊपर जाती है, और जब टेम्परेचर उसको कम मिलता है तो क्या होता है, उसके कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, और उसके कारण से बारिश, तत्काल बारिश होती है, जिसको कि कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेन कहते हैं। हमने कहा था कि रेन के जो है ना, बारिश होने के 3 प्रकार होते हैं। क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि सब एक चीज दूसरे चीज से जुड़ा हुआ है। आप एक हायर लेवल का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेन होता है विषुवत रेखा के आसपास के इलाके में, 5 डिग्री या 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में। ये तो इसकी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसी कारण से ये जो कर्क रेखा जो हमारे देश के बीचों बीच से गुजरती है, उसके कारण से, चूंकि आपको मैंने बताया कि 21 जून का वो पीरियड होता है जब सूर्य सीधे हमारे सर के ऊपर सीधे ओवरहेड होता है, जहाँ पर छाया का निर्माण नहीं होता। और इसी कारण से आप देखेंगे कि हमारा जो गंगेटिक बेल्ट है वो भी जो है ना गर्म रहता है। अगर ये विषुवत, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा नहीं गुजरता और या हमारे देश से नहीं गुजरता, तो होता क्या कि जो उस साइड का जो एरिया है, मतलब 23.5 डिग्री से नॉर्थ वाला जो एरिया है वो टेम्परेट जोन में आ जाता, मतलब समशीतोष्ण कटिबंध में आता। लेकिन एक तरफ हिमालय है और दूसरी तरफ जो है कर्क रेखा बीचों बीच जाती है, जिसके कारण से जो हमारा देश का जो टेम्परेचर अमूमन 18 डिग्री और उसके ऊपर ही रहता है। जो मैंने आपको क्लाइमेट के बारे में
डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत किया। कि दोस्तों ये सारे जो लाइन हमने बता रखा है ये सभी इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी पर कोई लाइन खींची हुई नहीं है। ये ज्योग्राफर्स ने पूरे पृथ्वी या भूमंडल की जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने सारे लाइन खींचे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या अक्षांश है, अक्षांश रेखा है। तो अब अक्षांश पर चलते हैं। अक्षांश रेखा क्या होता है? सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन सा है? विषुवत रेखा है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन है? विषुवत रेखा है। इसके नॉर्थ में 90 रेखे पैरेलल्स खींचे गए हैं और साउथ में भी 90 पैरेलल्स खींचे गए हैं। तो इस तरह से कुल 180 आपको पैरेलल्स मिलेंगे, पृथ्वी बांटे गए हैं। ये जो लैटिट्यूड है इसकी क्या विशेषता होती है कि दोनों जो पैरेलल होते हैं, एक पैरेलल और दूसरा पैरेलल, दोनों में समान दूरी होता है। ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि पहला एक अक्षांश रेखा और दूसरे अक्षांश रेखा, दोनों में जो डिस्टेंस होगा वो समान होगा। और इसके बाद में हम चलते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसको कि देशांतर रेखा कहते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? देशांतर रेखा। अब अक्षांश और देशांतर रेखा की दो इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो है कि इससे आप पूरे भूमंडल में, पूरे ग्लोब पर कहीं भी आप एग्जैक्ट लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको अक्षांश मालूम है और देशांतर रेखा भी मालूम है। अक्षांश रेखा जो देशांतर रेखा है, जैसे कि आपने कहा, मैंने कहा कि विषुवत रेखा के समानांतर जो है वो पश्चिम से पूर्व तरफ की रेखा जाती है, उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन जो देशांतर रेखा होता है वो सीधे उत्तर से दक्षिण, मतलब ये नॉर्थ पोल है, ये सीधे जो है ये काटेगा इसको। ये 0 डिग्री मेरिडियन बोलते हैं, जिसको ये प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन मतलब होता है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। और एक बात और है कि जैसे कि एक अक्षांश रेखा के बारे में हमने बताया 180, तो ये जो देशांतर रेखा है उसका टोटल कितना होता है? 360। 360 रेखाएं इस पृथ्वी पर उनको चिन्हित किया गया है। अब जो प्राइम मेरिडियन है, जिसको कि 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, वो कहां से गुजर रही है? ग्रीनविच से। ग्रीनविच कहां पर है? लंदन में, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है। तो इसको याद रखना पड़ेगा कि जो 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर। अब इसकी एक और इंपॉर्टेंट रेखा है और वो क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ये 180 डिग्री पर 180 डिग्री इसका लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड। और ये ग्लोब को 2 भागों में विभाजित कर देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कि मैंने अक्षांश रेखा के बारे में बताया कि 90 डिग्री नॉर्थ में, 90 डिग्री साउथ में, तो लॉन्गिट्यूड जो है, माने देशांतर रेखा है, वो 360 डिग्री बनाता है। और 360 डिग्री को आधा करेंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री जो पूर्व का हिस्सा है वो एक तरफ, और 180 डिग्री जो पश्चिम का हिस्सा है वो एक तरफ। इंटरनेशनल लाइन, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इसको विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, तो इसका जो मैं अभी तक जो आपको लेक्चर में बता रहा था कि पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं, माने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सॉदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन अब हम बता रहे हैं आपको कि पृथ्वी को 4, हम उसको दूसरे एंगल से भी वेस्ट और ईस्ट गोलार्ध में भी बांट सकते हैं, और बांटना ही पड़ेगा लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, माने देशांतर रेखा के हिसाब से।
तो 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो पूरे ग्लोब को आधे भाग में विभाजित कर देता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आपको एक दिन घटाना होगा, और जब आप पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो एक दिन जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आप मान लो हिंदुस्तान से आप पश्चिम की तरफ, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में है, माने ये 180 डिग्री के पहले है, और इसमें जो इसका जो नॉमेनक्लेचर जो चिन्ह है वो 180 डिग्री माने लॉन्गिट्यूड को जो हम बताते हैं उसको बताते हैं ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से, और जो लैटिट्यूड है मतलब अक्षांश रेखा है उसको बताते हैं नॉर्थ और साउथ के हिसाब से। तो अब जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से जब आप चलने लगे, मान लीजिए उस दिन मंगलवार था, और हमारा हिंदुस्तान जो है वो अगर ये जो 180 डिग्री जो इंटरनेशनल डेट लाइन है अगर आप क्रॉस करेंगे, जो कि प्रशांत महासागर से गुजरती है, तो आपको एक दिन जैसे मंगलवार को वहां से चले तो आपको जब हिंदुस्तान में आएंगे तो आपको मंगलवार ही मिलेगा। हालांकि जो डिस्टेंस है वो 13 घंटे का या 11 घंटे का जर्नी है ऑस्ट्रेलिया से इंडिया का हवाई जहाज से, तो ये फर्क समझना होगा। तो मतलब 180 डिग्री जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो पूरे ग्लोब को दो भाग में विभाजित कर देता है, ईस्ट ग्लोब एंड वेस्ट ग्लोब। तो इस तरह से दोस्तों ये जो देशांतर रेखाएं हैं इसका ये लाइनिंग ये होता है, ये पूरे पृथ्वी को इस तरह से ये बांटता है। अब इसके बाद में एक चीज और आपको याद रखने की चीज है, हालांकि इसके बारे में और विस्तृत रूप से चर्चा की जा सकती है। हमारे आप 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड माने देशांतर रेखा से डिफरेंस होता है 4 मिनट का। तो आप समस्या यह है कि हिंदुस्तान में कम से कम 15 लॉन्गिट्यूड गुजरती है, तो अलग अलग समय के लिए अलग अलग मतलब लॉन्गिट्यूडनल एरिया के लिए अलग अलग समय हो जाएगा। तो 12 बजे जो समय होगा वो कानपुर में अलग होगा, और 12 बजे का वो समय पटना में अलग होगा। तो उसके लिए 82.5 डिग्री ईस्ट जो इलाहाबाद से गुजरती है 82 ईस्ट को, इसको जो है जो रेखा है लॉन्गिट्यूडल रेखा है जो इलाहाबाद से गुजरती है, इस रेखा को स्टैंडर्ड टाइम के लिए मैंने पूरे भारतवर्ष के टाइम के लिए इसको इस रेखा का उपयोग किया गया है, और स्टैंडर्ड टाइम इसी देशांतर रेखा से तय किया गया है, जिसके कारण से पूरे देश का, हालांकि हमारा देश बहुत बड़ा है, तो वो अलग अलग तमिलनाडु में अलग टाइम ना हो और मिजोरम में अलग टाइम ना हो, इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारित किया गया है। और 82.5 डिग्री ईस्ट जो इलाहाबाद से गुजरती है इसी देशांतर रेखा को स्टैंडर्ड टाइम के लिए उपयोग किया गया। और जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि 82.5 डिग्री, जैसे मैंने बताया कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस वो 4 मिनट का होता है। तो चूंकि लंदन जो है वो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जैसे मैंने बताया प्राइम मेरिडियन पर है, तो क्या डिफरेंस आएगा? मतलब ये होगा कि जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे मतलब तो 5.5 घंटे का डिफरेंस आएगा। अगर हमारे यहाँ 2:30 बज रहा है तो लंदन में सुबह 9 बजेंगे, 5.5 घंटे का डिफरेंस होगा। लेकिन अगर वही चीज आप न्यूयॉर्क में चलेंगे तो उतना आपको जोड़ना पड़ेगा उस साइड आपको, क्योंकि जो न्यूयॉर्क है वो लंदन से पश्चिम में है। तो इस तरह से पूरे विश्व में टाइम जोन का निर्धारण किया गया है। अभी जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में बहुत सारे टाइम जोन है, अलग अलग है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में एक ही टाइम जोन को रखा गया है और वो है स्टैंडर्ड टाइम, और जो निर्धारित होता है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पूर्व। तो अगर मान लीजिए कहीं भी अगर आपको देशांतर रेखा मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखा
अगर ये आपको मालूम है तो आप किसी भी देश का किसी भी लोकेशन का को आप वहाँ पहुँच सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप उसको चिन्हित कर सकते हैं। खैर, इसके बाद में हम चलते हैं, जो मैंने आपको एक दिन बताया था स्ट्रीम जेट के बारे में। स्ट्रीम जेट क्या होता है? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जिस तरह से मैंने आपको बहुत सारी हवाओं के बारे में बताया, प्लेनेटरी विंड्स के बारे में बताया कि जो पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण जो है ना हवा है, जो जिसको बोलते हैं ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइज एंड पोलर विंड्स, और इसके अलावा लोकल हवाएं भी सैकड़ों के तादाद में हैं। लेकिन ये जो हवा बहती है वो लोअर सरफेस में बहती है, लेकिन जो जेट स्ट्रीम है वो कहाँ बहती है? वो बहती है जो ट्रोपोस्फेयर का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है और जो स्ट्रेटोस्फेयर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस एरिया में बहती है। और इसके कारण से आप देखेंगे कि अभी क्वेश्चंस भी पूछा गया है यूपीएससी के पीटी में, और जेट स्ट्रीम के बारे में उन्होंने पूछा है। और ये याद रखने वाली बात है कि ये जो जेट स्ट्रीम है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह बहती है। ऐसा नहीं होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहती है और दक्षिणी गोलार्ध में नहीं बहती है। ये जेट स्ट्रीम जो है जो ट्रोपोस्फीयर के सबसे लास्ट मार्जिन पर बह रही है, उसका काम क्या होता है? जगह यदि आप देखेंगे हिंदुस्तान का जो मॉनसून क्लाइमेट है उसमें आपने देखा होगा कि गर्मी के महीने में मई के महीने में जो भूगोल वैज्ञानिकों ने ये देखा कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के हिमालय के उस पार माने तिब्बत प्लेटों पर ये जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है मई के महीने में, और ये सेंट्रल एशिया से हवा बहती है। सेंट्रल एशिया और भूमध्य सागर से हवा आते आते एक जेट स्ट्रीम का निर्माण तिब्बत प्लेटों पर करती है। लेकिन जब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का निर्माण होता है, मतलब लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण गंगेटिक बेसिन में होता है, और आप देखेंगे कि तब जो हिंद महासागर से जो हवा आती है, तो अगर उसके बाद में आप देखेंगे कि जो जेट स्ट्रीम है जो तिब्बत के प्लेटों पर छाया हुआ है वो वहाँ से हट जाता है। तो इसका मतलब ये अगर वो नहीं हटे तो फिर मानसून की क्रिया नहीं हो पाएगी। मतलब हिंद महासागर से जो मानसूनल हवा आती है गंगेटिक बेसिन में वो नहीं आएगा। तो इस तरह से दोस्तों करीब 14-15 किलोमीटर, ठीक है, 14-15 किलोमीटर ऊपर हवा बहती है, और ये हमारे मौसम को, हमारे वेदर को, हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़बरदस्त रूप से प्रभावित करता है। ये कोई ऐसा नहीं होता है कि केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या केवल ये उत्तरी गोलार्ध में बहती है? नहीं, वो उत्तरी गोलार्ध में भी बहती है और दक्षिणी गोलार्ध में भी बहती है। इसके अलावा और किसी को कोई पॉइंट हो तो आप पूछें, मैं उसको डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों आज मैंने विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश देशांतर के बारे में शॉर्ट में आपको बताया। समर सोल्स्टिस क्या होता है, विंटर सोल्स्टिस क्या होता है, पृथ्वी पर सीजन क्यों होते हैं, दिन रात क्यों होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट जो रेखाएं हैं उसके क्या क्या महत्व हैं, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम आपको बताया। हालांकि ये शॉर्ट में वीडियो बनाया गया है, आप इसको देखिए और अपने सुझावों से हमें ज़रूर बताइए, और आगे के वीडियो में मैं और ज़्यादा प्रयास करूंगा कि बहुत सारे
तथ्यों को इस टॉपिक के अंदर में समाहित किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।